नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये सच्ची कहानी बेंगलोर की है और ये न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों की सुर्खियाँ बनी हुई है। दरअसल ये कहानी एक फैन और एक बहुत बड़े हीरो की है, जो हीरो साउथ इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम है। आए दिन उसके पोस्टर्स, उसके फिल्मी गाने, उसके फिल्में अखबारों में छपती रहती हैं, उसके हेडलाइंस बनते रहते हैं। लेकिन इस केस में होता कुछ ऐसा है कि एक कामाक्षी पाल्या के गंदे नाले में एक लाश मिलती है, जो लाश काफ़ी सड़ी हुई होती है। उस लाश को कुत्ते नोच के खा रहे होते हैं। तभी एक डिलीवरी मैन की नज़र उस पर पड़ती है। जब डिलीवरी मैन उस लाश को देखता है, तब तक और सारे लोग भी इकट्ठे वहाँ पे हो जाते हैं और पुलिस को तफ्तीश की जाती है। पुलिस हरकत में आती है और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और इसको एक सामान्य सुसाइडल केस मान लिया जाता है और पुलिस इस केस को समझती है कि या तो ये सुसाइड है या मर्डर है। इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई रहती है। तब तक कुछ ऐसा होता है जिससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या यूं कहें कि पुलिस बिल्कुल चौंक जाती है। लगभग 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं और वो अपने को खुद को सरेंडर करते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि ये मर्डर हमने किया है। ये सुनकर पुलिस बिल्कुल चौंक जाती है और पुलिस को कुछ दाल में काला नज़र आता है, क्योंकि अगर कोई भी किसी की मर्डर करेगा तो बताने के लिए पुलिस के पास तो नहीं जाएगा कि मैंने मर्डर किया है। लेकिन इस केस में होता बिल्कुल इसके उल्टा है। ये तीनों लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हमने मर्डर किया है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति टूट जाए या उसे लगे कि मैंने कुछ गलत किया है और वो चला जाए पुलिस स्टेशन और बोले कि मैंने मर्डर किया है। लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि तीनों लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ, हमने मर्डर किया है। तब ऐसा होता है कि जो वहाँ के एसीपी होते हैं, जो बहुत ही ईमानदार और शरीफ किस्म के इंसान हैं, वो इस केस को अपने हैंड में लेते हैं और अच्छी तरह से उन लोगों से उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ में एक आरोपी टूट जाता है और वो बोलता है कि सर, हमें 30 लाख रुपए ऑफर किए गए हैं इस जुर्म को कबूल करने के लिए। यह सुनकर वो अफसर काफ़ी दंग रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं उस मर्डर के बारे में बतलाना चाहता हूँ, जो बहुत ही खौफनाक है। उस व्यक्ति की हत्या रॉड से मारकर दीवार में या किसी ऐसे सख्त चीज़ में ढकेल कर, मारकर, पीट कर उसे बेल्ट से मारा गया है। उसकी कई हड्डियाँ टूटी हुई है। उसके सारे शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान हैं। तो इतना खतरनाक मौत देने के बाद ये लोग आरोप को अपने सिर ले लेते हैं और पुलिस को शक तब होता है जब इतनी आसानी से आरोप को अपने सिर लेते हैं। यहाँ से पुलिस की असली शर्त शुरू होती है और पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है। इसमें पता लगता है कि 8 जून को कुछ कॉल हुए हैं और बहुत सारे लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। इन तीनों की मोबाइल खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इन तीनों से एक और भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और जब इस व्यक्ति की कॉल डिटेल्स और हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है ये कोई आम आदमी नहीं है। पहली बार में तो पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ सर्च उनकी गलत दिशा में जा रही है। लेकिन सारे डिटेल्स और सबूत मिलने के बाद उनको पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो शख्स है जिसके इशारों पे वो कत्ल हुई है।
तो दोस्तों, ये शख्स कोई आम आदमी नहीं रहता है, ये बहुत ही बड़े सुपरस्टार, बेंगलोर के बहुत बड़े सुपरस्टार जिनका नाम है दर्शन, वो रहते हैं, जिनकी कॉल डिटेल्स पुलिस को मिलती है, इन लोगों से बात किए रहते हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ आता है जब दर्शन को अरेस्ट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि एक्चुअली जो रेणुका स्वामी नाम का जो व्यक्ति है, उसे मैंने मारा ही नहीं है, उसे मैंने टच भी नहीं किया है, मैंने बस उसको 2-4 थप्पड़ मारे क्योंकि मैं गुस्से में था। और वो रेणुका स्वामी नाम का जो व्यक्ति था, वो मेरे वाइफ के बारे में, जो पवित्रा गौड़ा है, उसके बारे में गलत गलत मैसेज लिखता था और उसने मुझे बताया था। इसलिए मैं उसको 2-4 थप्पड़ मार के उसको कुछ पैसे दिए थे कि घर रिटर्न जाओ। लेकिन पुलिस इस बात को पचा नहीं पाती है और पुलिस को लगता है कि यह बात बिल्कुल ही झूठ है, बेबुनियाद है, क्योंकि जो सबूत हैं सारे इस एक्टर्स के खिलाफ होते हैं। दोस्तों, दर्शन सर को हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा है जिसमें वो लोगों के हक के लिए लड़ते हैं और हक के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो यहाँ एक गलती कर बैठते हैं। जो केस उन्हें पुलिस को सौंपना चाहिए था, सपोज डैट अगर रेणुका स्वामी ने कुछ गलती की थी, कुछ प्राइवेट मैसेज पवित्रा गौड़ा को भेजे थे जो उनकी कथित गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, उसकी खबर पुलिस को देनी चाहिए थी या एक FIR करनी चाहिए थी। ये ना करके वो बिल्कुल मूवी वाला सीन यहाँ क्रिएट करते हैं और अपने गुर्गे भेजकर उस लड़के को चित्रदुर्गा से, वहाँ से एक कैब बुक करके अपने एक फैंस क्लब है उसके द्वारा, जो भी फैन क्लब के सदस्य हैं उनको, उनके ग्रुप में जो शामिल होते हैं, उनसे बातें करके उस रेणुका स्वामी नाम के व्यक्ति को कार में बैठाया जाता है और वहाँ से ही टॉर्चर का दौर शुरू होता है। ये उसको टॉर्चर करते करते बेंगलोर तक लाते हैं। बेंगलोर लाने के बाद यहाँ पे पट्टा नगरे जो एरिया है, वहाँ पे उस सुनसान एरिया में एक शेड के नीचे उसको बहुत दर्द भरी मौत देते हैं। पहले तो उसको बेरहमी से पिटाई करते हैं, फिर उसकी बहुत सारी मार में हड्डियाँ टूट जाती हैं, उसके बाद उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके जबड़े तोड़ दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बाद में जब दर्शन वहाँ आते हैं तो उस लड़के को लगता है कि उसकी मुलाकात उस भगवान से हो गई है, क्योंकि वो उनका फैन रहता है, अब ये उसे बचा लेंगे। लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्टा है, क्योंकि जो दर्शन सर के गुर्गे हैं, जो उनको ये कहकर बुला कर लाए थे रेणुका स्वामी को कि दर्शन सर तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारी लॉटरी लग गई है, ये होता बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि पल भर में ही दर्शन सर क्या करते हैं, अपना बेल्ट निकालकर रेणुका की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं और इतनी भयंकर पिटाई करते हैं कि रेणुका को समझते देर नहीं लगती है कि दर्शन अब भगवान नहीं हैवान बन चुके हैं। वो पिटाई झेलता रहता है, क्योंकि अकेला आदमी क्या कर सकता है, उनके बहुत सारे गुर्गे उनके साथ रहते हैं। पुलिस रिपोर्ट की माने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उसकी सर में भी चोट आई है और उसी से उसकी मौत हुई है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सर को या तो कार में या किसी दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से टकराया गया है। उसकी बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हुई है, उस पर अनगिनत लात घुसे बरसाए गए हैं, गरम रॉड करके उसके बॉडी को दागा गया है। यहाँ तक कि न्यूज़ में आ रहा है कि दर्शन सर ने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी लात घूसों की बारिश की है। यह कहाँ तक सच है ये तो पुलिस बताएगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, लेकिन ये सभी बातें न्यूज़ में आ रही हैं। इन सब बातों से तो इतना साबित हो जाता है कि ये लोग बहुत ही गलत कर रहे थे रेणुका स्वामी के साथ। दोस्तों, इस स्टोरी से
हमें ये भी पता चलता है कि जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में नहीं, और जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि 10 आदमी जब मिलकर किसी को मारते हैं तो अपने को बचा नहीं सकता, लेकिन फिल्मी लाइफ में बिल्कुल उल्टा होता है। फिल्मी लाइफ में क्या होता है कि अगर आपको 10 गुंडे मार रहे हैं तो आराम से आप उनको मार सकते हो, आप अपने को बचा सकते हो। इसमें भी दर्शन सर एक गलती कर बैठे हैं, क्योंकि इस रियल लाइफ को रियल लाइफ समझ बैठे, नहीं तो वो अपने गुंडों से उसको पिटवाते नहीं। क्योंकि अगर आप एक मूवी में बहुत सारे लोग को पीटते हैं, मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक रील होता है। लेकिन यहाँ सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यह एक मर्डर है, और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पुलिस अगर आपके नाम की वारंट है या आपने कुछ गलत किया है, आपके खिलाफ सबूत हैं, तो आपको छोड़ नहीं सकती। भले भी आप कितना भी रसूख हो, लेकिन जब आपका ख़राब टाइम आ जाता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इस रियल घटना से इतना सीख मिलता है, क्योंकि दर्शन कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है, वो बेंगलोर के बहुत बड़े स्टार हैं। उनकी तुत्ती बोलती है वहाँ पे, बच्चे बच्चे तक उनके फ़ैन हैं। फिर भी उनकी आज हालात ये है कि वो हवालात में है, रिमांड पे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है बहुत सारी, और बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो खुल करके गवाही देते हैं कि दर्शन दोषी हैं। इस मामले में रसूख भी दर्शन के काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मर्डर करने के बाद जब लड़के की मौत हो जाती है, रेणुका स्वामी की, उसके बाद ये लोग एक पुलिस से ही कॉल पे बात करते हैं कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। मे भी उनका वो कोई दोस्त होगा या कोई रिलेशन का होगा, और वो क्या बोलता है कि इस लाश को नाले में फेंक दो, लाश नाले में बह जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। और ये लोग करते भी वही हैं, उस लाश को नाले में ठिकाने लगा देते हैं। 8 जून को, 9 जून को क्या होता है कि सुबह में वो लाश नाले में बहता नहीं है, आके कहीं टिक जाता है, और डिलीवरी बॉय की नज़र पड़ती है उस पर। उस लाश को कुत्ते नोच रख के खा रहे हैं, लाश से बदबू आ रही है। उस कंडीशन में रेणुका स्वामी की बॉडी मिलती है। इससे पहले एक कहानी है। कहानी यह है कि लगभग 10 साल पहले जो हीरो हैं दर्शन सर, वो क्या करते हैं कि उनको विजय लक्ष्मी जो उनकी औरत हैं, उनसे शायद तलाक लेते हैं या उनसे अलग हो जाते हैं, ये क्लियर नहीं है। बाद में ऐसा होता है कि उनसे उनका झगड़ा होता है, और वो इस लड़की को चाहने लगते हैं जो पवित्रा गौड़ा है, और लगभग 10 सालों से उनकी लव स्टोरी इस लड़की के साथ चल रही होती है। और इन 10 सालों में वो एक दूसरे से मिलते हैं, और पहली बार वो कहीं उसको देखते हैं लड़की को, तो उसको फिल्म ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उस लड़की को फिल्म ऑफर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन दोनों में मिलने का सिलसिला शुरू होता है। पवित्रा गौड़ा दर्शन सर से प्यार करने लगती है। दर्शन सर भी पवित्रा गौड़ा के प्यार में ऐसे पागल होते हैं कि वो अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी को छोड़ के पवित्रा गौड़ा के प्यार में पड़ जाते हैं, और सब कुछ भूलकर इसके लिए अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। होता ऐसा है कि जो पवित्रा गौड़ा है, इसको जो रेणुका स्वामी नाम का बहुत ही बड़ा फैन है दर्शन सर का, वो पवित्रा गौड़ा को मैसेज करता रहता है, गलत टाइप के मैसेज करता है, और बोलता है कि तुम ही बर्बादी का कारण हो, क्योंकि जब से तुम इनकी ज़िंदगी में आई हो, मतलब कि दर्शन की ज़िंदगी में आई हो, तब से उनका घर तबाह हो चुका है, और इसके लिए वो पवित्रा को ही जिम्मेदार ठहराता है। बाद में बात इतनी बढ़ जाती है कि वो हमेशा उसको मैसेज करता है और उसको बोलता है कि तुम ही जिम्मेदार हो, और गलत गलत मैसेजेस भेजता है। ये पवित्रा का कहना है, और उनके कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस भी प्राप्त हुए हैं
जिसे पता चला है। दोस्तों, एक फैन को अपने हीरो को भगवान मान लेना यह इंडिया में कोई नई बात नहीं है। हर फैन अपने हीरो को भगवान मानता है और हीरो भी अपने फैन को जी जान से चाहता है। लेकिन इस घटना ने सबका दिल दुखाया है और लोग बहुत ही ज़्यादा जो अपने हीरोज़ पे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास थोड़ा सा टूट सा गया है और उनको ये एहसास हो गया है कि हीरो भी भगवान नहीं होते, वो भी एक इंसान है। उनको भी गुस्सा आता है और गुस्से को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर गुस्से को कंट्रोल ना किया जाए तो बड़ी से बड़ी भयानक चीज़ें हो सकती है। अगर दर्शन सर समय रहते हुए रेणुका स्वामी को समझाते हैं, क्योंकि वो उनका फैन था, तो वो ज़रूर समझता और उनके खिलाफ मैसेजेस, उनके जो गर्लफ्रेंड थे उनके खिलाफ मैसेजेस लिखना बंद कर देता और शायद उसकी लाइफ भी ख़राब ना होती। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स एंड लाइक। थैंक यू।